हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपना टॉपिक कंटिन्यू अपन ने कर रखा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए, वो अपन ने कर रखा है प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स आपको बता दिए थे। अभी जो कुछ बाकी हैं तो उनमें पहले वाला जो अपन थोड़ा सा उसको कंटिन्यू ब्रीफिंग करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको मैंने बताया था लर्निंग एंड मैच्योरेशन, मतलब बालक में एक तो सीखने की प्रवृत्ति और सिखाने की या सीखने की दूसरी परिपक्वता की होती है। परिपक्वता मतलब कि उसके शारीरिक परिपक्वता, जैसे मांसपेशियों की परिपक्वता आदि इसमें शामिल होता है। परिपक्वता जब तक बालक के अंदर नहीं आती तब तक आप उससे ये आशा नहीं कर सकते कि वो चलना सीख जाएगा। मतलब कि जैसे वो बैठना सीख गया, पकड़ के खड़ा होना सीख गया, तो जब तक उसकी मसल्स पूरी तरह से परिपक्व नहीं होंगी, मैच्योर नहीं होंगी, तब तक आप उसको कितना भी सिखाने की कोशिश कर लीजिए वो नहीं चल पाएगा। इसी को अगर अपन उल्टा लेते हैं तो अपन ये सोचते हैं कि अरे अब बच्चा बैठने लगा है तो चलो इसको पकड़ के और चलाना सिखा देते हैं, चलना सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी अभी चलने वाली जो मांसपेशियां हैं वो इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं तो वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि परिपक्वता और सीखना या लर्निंग दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कंबाइंड है, हाँ, एक दूसरे पर निर्भर है ये दोनों। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हरलॉक ने ये बोला है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमताओं के विकास को ही परिपक्वता कहते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया स्वतः ही चलने लगती है जिसके फलस्वरूप उसके शारीरिक अंगों में परिपक्वता आती है। अभी जो परिपक्वता होती है ये इसके शारीरिक अंगों के द्वारा आती है, ये अपन मानते हैं। अब देखिए आगे का अपन पॉइंट लेते हैं कि जो कि अपन को बोला है कि 7वें नंबर का पॉइंट, जो पहले मैं 6 तो आपको बता चुकी हूँ कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंटल पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल, मतलब उसको जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न होता है उसको हम आगे भविष्य में देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का होगा। ये विशेषताएं सभी बालकों में विशेष रूप से अवश्य ही प्रकट होती हैं। इन विशेषताओं की तीव्रता एवं मंदता को देखकर बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा। एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने ही नज़र आते हैं। मतलब बालक के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जिस भी तरह की वो वृद्धि करता है, जिस तरह से भागता है, उसकी स्मरण शक्ति होती है, उसकी वाक चातुर्यता होती है, बोलने की लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनसे हम पता लगा लेते हैं कि आगे चलकर बच्चे का इस चीज़ में इंटरेस्ट है और ये वहीं पर जाएगा। और इस तरह से बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार का, जैसे मैंने वंशानुक्रम के साथ में आपको वातावरण भी सिखाया था, आप और शिक्षक, परिवार के अन्य सदस्य सब मिलकर उसी तरह का वातावरण देखकर और बालक का बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके और ये पता लगा सकते हैं कि वो समाज और देश में उसका क्या योगदान रहेगा, उसी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण उसको दिया जा सकता है। बाल विकास के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, वाक शक्ति तथा बौद्धिक प्रकारों के विकास प्रतिमानों के आधार पर भी बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक तीव्र वृद्धि का होगा, तीव्र बुद्धि का होगा, सामान्य का होगा या मंद बुद्धि का होगा। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि जब बालकों का शारीरिक विकास तीव्र होता है तब मानसिक विकास की गति भी तीव्र होती है। लगभग 18 वर्ष की अवस्था तक बालकों में मानसिक एवं शारीरिक विकास गति की तीव्र गति से होती है। वृद्धि तो 18-19 के बाद में रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि गर्भकालीन अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। गर्भकालीन अवस्था में तीव्र गति से होता है, आगे जाकर और थोड़ा धीमा हो जाता है और वृद्धावस्था के अंदर उसकी गति बिल्कुल नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो ये बात तो हुई आपकी ये। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि भविष्यवाणी के लाभ क्या है। तो ये है जो भविष्यवाणी के लाभ है कि भविष्यवाणी के लाभ से क्या होता है कि जब माता पिता को पता लग जाता है, टीचर्स को वो बताते हैं और भी समाज के लोगों को, परिवार के सदस्यों को जब थोड़ा बहुत उसका अंदाज़ बैठता है तो उसी तरह का वातावरण उसको देखकर और उसका योगदान बहुत अच्छा बना सकते हैं। कि जब यही है कि भविष्यवाणी के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ प्रेडिक्शन, जब बालकों के विकास के संबंध में पूर्वानुमान लग जाता है तो इससे माता पिता एवं शिक्षकों को कई लाभ होते हैं। कैसे लाभ होते हैं ये आपको यहाँ से मैं बताना शुरू करती हूँ।
बालकों के मानसिक विकास के आधार पर उसकी योग्यता में वृद्धि हेतु उसकी उचित शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जा सकता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा है, ये देखिए कि ये दूसरा कि बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए उसे व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या आर्टिस्ट बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो वो उसके क्रियाकलाप, जो उसके खेलने की कला है, वो किस तरह के खिलौने पसंद करता है, उससे हमें एक अंदाज़ बैठ जाता है। चौथे नंबर पर है कि मंद बुद्धि बालक के विकास के लिए अलग से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उसके व्यक्तित्व को विकास को निखारा जा सकता है। सर्वप्रथम तो इस मामले में मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो पेरेंट्स पसंद ही नहीं करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पसंद करना की बात अलग है, स्वीकार ही नहीं करते कि हमारा बच्चा मंदबुद्धि है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है और वो थोड़ा पीछे की तरफ रह जाता है, तब वो चिकित्सकीय परामर्श लेना उनके लिए आवश्यक हो जाता है और तब उन्हें पता लगता है कि उनका बच्चा थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों के लिए अलग से एक स्कूल्स होते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि इन बच्चों में किसी भी प्रकार की स्किल या कोई भी प्रकार का कोई एक अच्छी चीज़ नहीं होती है कि जिसको निखारा जा सकते, सब में होती है। तो उसको निखारने के लिए उसी प्रकार के स्कूल होते हैं और वो उस बच्चे के अंदर से उस चीज़ को, उस गुण को निकालते हैं और उसी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण देकर और उसके व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने की है। अब ये है 5th नंबर का पॉइंट कि शारीरिक विकास को देखकर अल्प आयु में ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि बड़े होने पर बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अर्थात ढील डोल किस प्रकार का होगा। यदि बालक की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसे ध्यान में रखकर चिकित्सा व्यवस्था, पोषण आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक बच्चे की दूसरे बच्चे से आप तुलना मत कीजिए, लेकिन एक स्तर के बाद में अगर बच्चा वो वाला कार्य नहीं कर रहा जो कि वो कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो आपको चिकित्सकीय परामर्श, पोषण, इन सब की आवश्यकता एक्स्ट्रा पड़ती है। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो अब ये जो अपना विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी वाला पोर्शन ख़त्म होकर अब अपन आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के पॉइंट पे, जो कि है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ये गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान के समय से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह अलग बात है कि कभी विकास की गति धीमी हो जाती है तो कभी मंद। बालकों में विकास विभिन्न आयु स्तरों पर उसकी गति भी भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे गर्भावस्था में बालकों में शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है तथा वृद्धावस्था में सबसे कम। इस प्रकार शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में भी शारीरिक विकास की गति तीव्र रहती है तथा प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। परंतु इन अवस्थाओं में मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, संवेगात्मक आदि का विकास होता रहता है। ये विकास तो जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे होगा और बच्चे का अंत तक ये विकास तो होता ही रहता है। भाषा का जो विकास होता है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं कि क्षेत्र में भी पहले बालक सिर्फ रोना जानता है। देखा आपने कि पहले सिर्फ कहते हैं अरे ये तो हर बार रोता रहता है, जब उसको भूख लगती है वो रोता है, रो के ही वो बताता है कि मुझे भूख लगी है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एक एक वर्ड बोलने शुरू करता है, जैसे कि बेबी लैंग्वेज कहते हैं, आ बाबा, नाना, मामा, इस तरह से टूटे फूटे शब्द बोलना सीख जाता है बेबी लैंग्वेज में। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे छोटे वाक्यों को वो बोलना सीखता है और किशोर होते होते तो वो बहुत ही फर्राटेदार, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे से वो बात करना सीख जाता है। और किस प्रकार से बात करना सीख जाता है कि विकास की अब अपन आते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्थाओं में अपनी विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं कि इसे एवरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो कुछ न कुछ हार्मोन्स के चेंज होते हैं, कुछ विकास होता है, कुछ वृद्धि होती है, एक लिमिट पे जाके वृद्धि रुक जाती है। तो इसे कतई नहीं नकारा जा सकता कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है।
अपनी अलग पहचान होती है जो अन्य अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। जैसे शैशवावस्था बचपनावस्था से अलग होती है। फिर जो और बड़े होते जाते हैं तो कोई ना कोई विशेषता एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे में जाती है तो वो अलग होती जाती है और उसमें उन्नति होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है और उसका डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंटल बढ़ोतरी होती जाती है, उसके परिपक्वता आती जाती है। जैसे इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। ये विशेषता उस अवस्था के लिए तो सामान्य होती है, परंतु यही विशेषताएं अगर उसकी दूसरी अवस्था में हो तो वो असामान्य कहलाती हैं। जैसे पहले जो बच्चा होता है शैशवावस्था में क्रंदन करता है, लेकिन बाल्यावस्था में भी अगर वो सिर्फ रोए ही और बोले ना तो फिर यह असामान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से इस बात को ध्यान में देना चाहिए। और कई बार जो होता है कि बच्चा जो होता है कि वो चलना सीखता है, पहले पेट के बल रेंगना सीखता है, घुटने चलना सीखता है, लेकिन यही बालक अगर बाल्यावस्था में आता है और फिर भी नहीं चल पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, सीढ़ियाँ नहीं उतर चढ़ पा रहा है, तो ये असामान्य अवस्था कहेगी। तो पहले की अवस्था में तो वो सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी विकास की अवस्थाएं चेंज हो रही है और वो आगे बढ़ रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो वो अवस्था पहले वाली अवस्था में है तो असामान्य कहलाएगी। तो उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपने अलग गुण और विशेषताएं होती हैं। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बताई। तो अब जितने भी ये हैं कि गर्भावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था का तो अपन कर चुके हैं, और बाकी जो भी है कि किशोरावस्था, ये सब अवस्थाएं और इन अवस्थाओं की विशेषताएं, उनमें क्या क्या गुणों की प्राप्ति होती है, किस तरह से परिपक्वता आती है, क्या क्या कार्य वो सीखते हैं, वो सब मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे जो अपन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत मैं आपको बताती चली जाऊँगी। तो इस तरह से अपन आज का ये जो लेसन है इसको ख़त्म करते हुए और अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से